हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है। इसके लिए आपकी जो सिटी इंटीमेशन है वो भी आ चुका है। आपका कब एग्ज़ाम है ये भी आपको पता चल चुका है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, आपको अपनी तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर देनी है। इसमें आपको पता है कि 3 सेक्शंस आपके आने हैं। उन तीनों सेक्शनों के बारे में आपको पहले से ही पता है। आपको जीएस जीएस एक सेक्शन आना है, दूसरा रीजनिंग आपका आना है और मैथ आना है। तो इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और जीएस में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है और उसके अलावा जो करंट अफेयर है और साइंस है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए मैं आपको डेली इसके लिए 30 क्वेश्चनों का एक सेट प्रोवाइड करता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं आपके, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आज जो मैंने स्टैटिक जीके के प्रश्न लिए हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा आविष्कार आविष्कार आपको देखने को मिलेगा, पुस्तकें देखने को मिलेंगी, जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, या आपका रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, ये सब क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो वाद्य यंत्र हैं, कौन से महान विभूतियां हैं जो कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। और जो भी क्वेश्चन इससे बचेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। स्टैटिक जीके से कोई भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ आपका नहीं बचेगा। तो इसके लिए आपको ये सारे वीडियो आपको बार बार देखने हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, जिससे कि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा। 4 ऑप्शन है: ली कॉर्बूजियर, सर एडविन लुटियंस, एंड्रू पॉल और जॉर्ज बेकर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं। कौन है? एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं जिन्होंने क्या क्या किया है। तो जिन्होंने नई दिल्ली को तो डिजाइन किया ही किया है, इसके अलावा जो आपका राष्ट्रपति भवन है इसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया है। इसके अलावा इंडिया गेट जो आप देखते हैं, इंडिया गेट, इसका भी डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने ही किया था। तो ये जो मुगल काल की जो वास्तुकला थी उसके ये बहुत ही धुर विरोधी थे, और इन्होंने ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, इसके अलावा नई दिल्ली, इस सब का डिजाइन किया है। तो लाल किले से जो भी आप नई दिल्ली का डिजाइनिंग आज के दौर में देख रहे हैं उसका डिजाइन किसने किया है? एडविन लुटियंस ने। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ड्रैगन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब तक का विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, यह एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। या तीसरा, एक अंतरिक्ष यान जो ऑर्बिट में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। या चौथा, ये बृहस्पति के लिए एक चीनी प्रोब है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस को, ये कार्यों नहीं है, ये कार्गो की आपूर्ति करता है। कार्गो की आपूर्ति करता है। तो कार्गो का मतलब होता है जो भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना होता है। तो जो महत्वपूर्ण माल होता है जिसको वहाँ पर भेजना होता है और वापस पृथ्वी पर लाना होता है, उसी महत्वपूर्ण सामान का परिवहन ही क्या कहलाता है? कार्गो कहलाता है। तो यही जो ड्रैगन था ये एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान था जो कि आईएसएस को क्या करता था? कार्गो की आपूर्ति करता था। और ये एक निजी कंपनी द्वारा संचालित एक यान था। ठीक है, निजी कंपनी द्वारा संचालित। तो एक निजी कंपनी द्वारा संचालित ये पहला यान था। इससे पहले जितने भी यान भेजे गए थे आईएसएस में कार्गो की आपूर्ति के लिए, वो सभी
आपके सार्वजनिक क्षेत्र के थे, ये निजी कंपनी का पहला यान था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आप जवाब हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, आपको पता होना चाहिए किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। इस समय वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी भी आपको पता ही होगी, कोलंबो। भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, पाक जलडमरू मध्य से तमिलनाडु से अलग होता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी श्रीलंका के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स के को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? इसके 4 विकल्प हैं, व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान चतुर्थ या बोरिस गोडुनोव। तो व्लादिमीर द ग्रेट एक ऐसे व्यक्ति थे, ये यूक्रेन के थे और इन्होंने ही ऑर्थोडॉक्स को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। आप ये, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बोलता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से इसको लगाने का प्रयास कीजिए। 30+ क्वेश्चन इसमें आपको मैंने दिए हैं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है स्टैटिक जीके का, वही पुराने क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नोबल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं, तो नोबल का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो ध्यान देंगे, नोबल का जो म्यूजियम है वो आपका स्टॉकहोम में है। कहाँ है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है। क्या है? स्वीडन की राजधानी। स्वीडन की राजधानी है आपकी स्टॉकहोम। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो स्टॉकहोम में नोबल म्यूजियम है, इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके नोबल पुरस्कार विजेता होते हैं, नोबल विजेता होते हैं, उनके द्वारा एक मेमोरेंडम के तौर पे या निशानी के तौर पे, ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाया जाता है या उनके जीवन दर्शन को दर्शाया जाता है। उनके जीवन दर्शन को दर्शाया जाता है, या जो इसके संस्थापक हैं नोबल पुरस्कार के, अल्फ्रेड नोबल, उनके जीवन दर्शन को भी दर्शाया जाता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है, वहीं पर नोबल म्यूजियम है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो 4 इसमें कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। एक नेस्ले, दूसरा ऑप्शन दी हर्शे कंपनी, तीसरा जोसेफ फ्राई एंड सन्स और चौथा है पियरसन्स। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो तीसरे हैं जोसेफ फ्राई एंड सन्स, इन्होंने पहला चॉकलेट बार बनाया था, ठीक है। तो ये आपको बस नाम इसका याद रखना है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, इसकी आपने मूवी भी देखी होगी, ये किस देश का था? ये भी प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। 4 विकल्प हैं, यूएसए, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का ये जहाज था टाइटैनिक। आपको बता दूं कि टाइटैनिक जो है विश्व का सबसे बड़ा भाप से संचालित होने वाला जहाज था। विश्व का सबसे बड़ा भाप आधारित या वाष्प आधारित, भाप आधारित सबसे बड़ा जहाज है, ठीक है, जहाज था। विश्व का सबसे बड़ा भाप आधारित जहाज था टाइटैनिक, जो कि आपका ग्रेट ब्रिटेन का था।
14 अप्रैल 1912 ईस्वी में ये एक हिमखंड से टकरा गया था और इसमें बहुत सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि मूवी में दिखाया भी गया है, 14 अप्रैल 1912 की ये घटना है जिसमें ये जो जहाज था एक हिमखंड से टकराया था और डूब गया था समुद्र में। तो ध्यान देंगे कि टाइटैनिक कहाँ का है, ग्रेट ब्रिटेन का। पढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। ठीक, 4 विकल्प हैं, जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड्स, मार्टिन कूपर और जॉन लॉयड राइट। तो यहाँ से आविष्कार वाले जो भी प्रश्न है वो शुरुआत हो चुकी है। आप जो महत्वपूर्ण आविष्कार हैं बार बार पूछे जाते हैं, इसमें फिजिक्स से भी संबंधित आविष्कार हैं जो भी हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है और रट के जाना है, ये आविष्कार आपसे पूछे जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने। तो मोबाइल फ़ोन आपका 1973 में इन्होंने, मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया था। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कैसे इसको याद रखेंगे, तो मोबाइल फ़ोन का कवर होता है ना, तो कूपर को आप कवर से याद कर लेंगे कि मोबाइल फ़ोन का कोई कवर था और उसी कवर से ही आप उसके जो वैज्ञानिक है उसका नाम याद रख लेंगे, मार्टिन कूपर। ठीक है, तो मार्टिन कूपर, ये आपको पता चल जाएगा कि 1973 में इन्होंने किया था। और ध्यान देंगे कि ये मोटोरोला कंपनी में ये जो है उस समय कार्यरत थे। मोटोरोला कंपनी पहले चल, अब भी है, मोटोरोला कंपनी में ये कार्यरत थे, तभी इन्होंने 1973 में इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। और बाद में आपको पता ही होगा कि 1983 में ये अमेरिका में ही मार्केट में उतार दिया गया था, उसके बाद सभी देशों में इसकी आपूर्ति होने लगी थी। तो मार्टिन कूपर का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैंड एड का आविष्कार किसने किया। तो बैंड एड होता क्या है आपको बता दूं, जब आपको चोट लग जाती है तो जो आप बैंड लगाते हैं ना, उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया। 4 विकल्प हैं, एल डिक्सन, एलन ग्रांट, लुई पास्चर और फ्रैंक एपर्सन। ठीक है, तो इसमें एल डिक्सन ने ही जो है बैंड एड का आविष्कार किया था। और ये भी कैसे आविष्कार हुआ था, तो इनकी बीवी जो है, इनकी जो वाइफ थी वो खाना पका रही थी और जल गई थी। इनकी बीवी खाना पका के जल गई थी, उसी समय इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था बैंड एड का। तो एल डिक्सन का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार, 4 विकल्प हैं, क्रिस्टियन हाइजेंस, थॉमस एल्वा एडिसन, फ्रेडरिक जोन्स और डेविडसन। इसका जो सही विकल्प होगा क्रिस्टियन हाइजेंस। क्रिस्टियन हाइजेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पेंडुलम घड़ी का जो विचार था वो किसके दिमाग में आया था, तो गैलीलियो के दिमाग में सबसे पहले आया था। गैलीलियो के दिमाग में सबसे पहले पेंडुलम का विचार आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेंडुलम का विचार अगर पूछा जाए तो गैलीलियो के दिमाग में सबसे पहले आया था, लेकिन अगर आविष्कार पूछा जाए तो क्रिस्टियन हाइजेंस आपको सही विकल्प लगाना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। 4 विकल्प हैं, विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले और सैमुअल कोल्ट। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। कैसे आपको याद रखना है, तो रिवॉल्वर की जो गोल जब चलती है तो उससे कट कट की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है। तो इसी कट कट से आप कोल्ट सरनेम को लिंक कर लेंगे और आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो जाएगी याद करने में। तो सैमुअल कोल्ट जो है रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं। 4 विकल्प हैं, एक्सरे मशीन, क्लिनिकल थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप और माइक्रोस्कोप। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो किसने उसका आविष्कार किया था, तो अल्बर्ट याद रखेंगे, अल्बर्ट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, क्लिनिकल थर्मामीटर का। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। एंटोनियो मेउसी
किस चीज़ के आविष्कार से संबंधित हैं? तो इसमें 4 विकल्प हैं: टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी और औद्योगिक रोबोट। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका टेलीफोन। ध्यान देंगे कि एंटोनियो मेउसी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, लेकिन जब भी आपको पता होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आविष्कार करता है तो उसको क्या कराना पड़ता है? अपने आविष्कार का पेटेंट करवाना पड़ता है ना, जिससे कि ये फिक्स हो जाता है कि यही व्यक्ति है जिसने इसका आविष्कार किया है और कोई भी इसकी पायरेसी नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को पेटेंट कहते हैं, तो पेटेंट करवाना होता है। लेकिन एंटोनियो मेउसी ने पेटेंट नहीं करवा पाए थे, ये अपने आविष्कार यानी कि टेलीफोन का पेटेंट एंटोनियो मेउसी नहीं करवा पाए थे। और बाद में आपने पता होगा ग्राहम बेल का नाम सुना होगा आपने। ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपना पेटेंट करवाया था, इसीलिए आज हम लोग ग्राहम बेल को ही टेलीफोन के आविष्कार का जनक मानते हैं। ठीक है, तो टेलीफोन के आविष्कार का जनक किसको मानते हैं हम लोग? ग्राहम बेल को। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपना जो आविष्कार का पेटेंट करवा लिया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति थे एंटोनियो मेउसी, इन्होंने ही सबसे पहले आविष्कार किया था टेलीफोन का। तो अब सवाल उठता है कि अगर एग्जाम में क्या आए तो हमें कौन सा लगाना है? तो ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तब आपको ग्राहम बेल लगाना है, क्योंकि वही व्यक्ति आविष्कारक माना जाता है जिसने कि उस चीज़ का पेटेंट करवा रखा हो। तो इसका सही आंसर ग्राहम बेल हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किससे संबंधित है एंटोनियो मेउसी, तो आपको टेलीफोन विकल्प लगाना है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल का गठन किसने किया था? तो ये इस तरीके के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ईमेल हो गया, ईमेल कब आया, फेसबुक कब आया, किसने स्थापना की, या आपका ट्विटर की स्थापना कब हुई, किसने की, है ना, ईमेल कब आया, फेसबुक कब आया, ट्विटर कब आया। तो ये सब जो बेसिक ब्राउजिंग फीचर्स हैं या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ईमेल पूछा है, ईमेल का गठन किसने किया था? तो रे टॉमिल्सन एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ईमेल का गठन किया था। तो ध्यान देंगे आप कि जो पहले अर्पानेट प्रणाली चलती थी, अर्पानेट, ये अर्पानेट क्या था पहले? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक एजेंसी थी जो कि काम करती थी अर्पानेट। तो इसी अर्पानेट एजेंसी में जो भी कर्मचारी कार्यरत रहते थे, उनको मेल भेजने के लिए ये इन्होंने ईमेल का गठन किया था। तो ये केवल अर्पानेट के कर्मचारियों को ही मेल भेजने में ये सक्षम था। ये ईमेल वाला जो काम था ये केवल अर्पानेट के कर्मचारियों तक ही उस समय सीमित था। लेकिन बाद में आपको पता है आज हम कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं, चाहे वो विश्व में किसी भी देश में बैठा हो, हम उसको ईमेल कर सकते हैं, उसको कोई इमेज भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बाद में हुई, लेकिन रे टॉमिल्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ईमेल का गठन किया था, और वो अर्पानेट प्रणाली में काम करते थे और वहीं के कर्मचारियों को मेल भेजने के लिए इन्होंने ईमेल का उस समय गठन किया था। अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट तो पूरा नेट ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला है, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो 4 विकल्प हैं इसमें: मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नोह अर्क और इवान विलियम्स। तो ध्यान देंगे, ट्विटर की जो स्थापना है इसमें 4 व्यक्ति शामिल हैं। कौन कौन से हैं 4 व्यक्ति? एक तो है जैक डोर्सी। क्या नाम है? जैक डोर्सी। एक व्यक्ति हैं आपके इवान विलियम्स। जैक डोर्सी हैं, इवान विलियम्स हैं। और भी 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक का नाम है आपका नूह ग्लास,
एक का नाम है नू ग्लास और एक का नाम है बिज स्टोन। बिज स्टोन, ये 4 व्यक्ति हैं जो कि ट्विटर की स्थापना से संबंधित हैं। ठीक है, चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से ही कोई भी आपको ऑप्शन एग्जाम में दिया रहेगा, तो यहाँ पर इवान विलियम्स का नाम दिया हुआ है, तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर की स्थापना कब हुई है? तो 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई है, 2006 में। फेसबुक की स्थापना कब की गई है? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई है। तो ये स्थापना का आपको ईयर भी पता होना चाहिए। ट्विटर कब स्थापित किया गया? 2006 में। 4 व्यक्ति हैं इसमें, जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, तीसरे नूह ग्लास और चौथे बिज स्टोन। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। जिसमें ये जो टिम कुक दिख रहा है, ये आपके किसमें? एप्पल के हैं, एप्पल के सीईओ थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? तो इसमें 4 विकल्प हैं, विलियम होवाई लिवेंस, जोसेफ अस्पदीन, तीसरा है हैरी ब्रियरली और चौथा है जेम्स डायसन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो हैरी ब्रियरली, ये जो तीसरा ऑप्शन है, इन्होंने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, तो ब्रियरली में एक शब्द आ रहा है बियर, बियर आ रहा है। बियर का मतलब होता है, अंग्रेजी में जो बियर होता है उसमें उसको कहते हैं सहन करना। तो आपको पता होगा कि जो स्टील जो धातु होती है, स्टील जो धातु होती है, ये काफ़ी लोड को बियर कर लेती है ना, काफ़ी मजबूत धातु होती है, उसमें बियरिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप हैरी ब्रियरली का नाम एग्जाम में याद रख सकते हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एसएमएस का जनक किसे जाना जाता है? तो एसएमएस का जनक किसे जाना जाता है? मैटी मैकोनेन को जाना जाता है। तो मैटी मैकोनेन, इनको एसएमएस का जनक जाना जाता है। 2015 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एसएमएस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो गेम का जनक किसे कहा जाता है? तो वीडियो गेम के जनक में 4 ऑप्शन है, कार्ल बेंज, एमिली बर्लिनर, रुडोल्फ डीजल और रॉल्फ एच बेयर। तो वीडियो गेम का जो जनक है वो माना जाता है रॉल्फ एच बेयर को। रॉल्फ एच बेयर कैसे आपको एग्जाम में याद रखना है? तो आप गेम कहाँ खेलते हैं? गेम कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर। बाहर जाना उसमें क्या होता है? मना होता है। तो बाहर से आप बेयर को कुछ लिंक कर लेंगे, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, रॉल्फ एच बेयर वीडियो गेम के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, 2002, 4, 8, 9। तो इसका जो सही आंसर है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2004। 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई है, 2006 में आपकी ट्विटर की स्थापना की गई है। ठीक है, दोनों याद हो गए होंगे। और किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, मार्क जुकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? एसएमएस, है ना। तो एसएमएस पहला नेटवर्क किस पर भेजा गया था? पहला नेटवर्क कौन सा था जिस पे एसएमएस भेजा गया था? तो वोडाफोन। वोडाफोन ऐसा पहला जीएसएम नेटवर्क था, ये जीएसएम नेटवर्क पर भेजा गया था जिसमें कि एसएमएस भेजा गया था। ये कब की बात है आपकी? 1992 में। तो 1992 में पहला एसएमएस वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर भेजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक द्वारा ही हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को जो भी आपका दूर संचार सेवा प्रदाता है उसके साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉफ्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो वाद्य यंत्र वाले हैं। कौन से हैं? वाद्य यंत्र वाले हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा जो विभूति हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है।
और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने एक वीडियो इस अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न वाद्य यंत्र में क्या है कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन। तो जब भी आपको वायलिन आए तो आपको 3 नाम याद रखना है। एक तो सुब्रमण्यम, जो कि अभी दिया हुआ है आपको, तो सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है आपको वायलिन में। दूसरा नाम आपको याद रखना है टी एन कृष्णन। किसका नाम रखना है, टी एन कृष्णन का, ठीक है। और एक नाम याद रखना है राजन, ठीक है। तो टी एन कृष्णन, राजन और सुब्रमण्यम, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं वायलिन में, ठीक है। सरोद अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको 3 नाम इसमें भी याद रखने हैं। एक तो अलाउद्दीन खां, जो भी हिस्ट्री के नाम आते हैं वो, एक अलाउद्दीन खां है, एक अली अकबर खां है, अली अकबर खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, एक अलाउद्दीन हो गए, अली अकबर खां। एक और नाम है, अभी मैं आप याद आएगा तो मैं बताता हूँ। एक सितार है, इसमें भी आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो आपका पंडित रविशंकर, जो कि सितार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, पंडित रविशंकर। एक विलायत खां आपको याद रखना है सितार में, विलायत खां। एक आपको निखिल बनर्जी भी याद रखना है, निखिल बनर्जी, ठीक है, निखिल बनर्जी, ये भी आपको सितार में याद रखना है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, और एक नाम और है अमजद अली खां, ये भी आपका सरोद में है, अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, ठीक है। इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगर वायलिन पूछा जाए तो सुब्रमण्यम, कृष्णन और राजन याद रखना है। अगर सितार पूछा जाए तो रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी और बंदे हसन भी हैं इसमें, ये याद रखना है। और सरोद में आपको अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और अमजद अली खां याद रखना है। और अगर आपसे तबला पूछा जाए, अगर आपसे तबला पूछा जाए तो यहाँ पे मैं तबला लिख देता हूँ। अगर तबला पूछा जाए तो आपको अल्लाह रखा खां याद रखना है, अल्लाह रखा खां, ठीक। इन्हीं नामों में से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और बाकी जो भी शहनाई वगैरह कोई भी जो वाद्य यंत्र हैं उसके क्वेश्चन अभी आगे मैं डिस्कस करता चलूँगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था सुब्रमण्यम, तो सुब्रमण्यम जी बजाते हैं वायलिन, तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वेगनर के सम्मान में बनाया गया था। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, बालमोरल कैसल, न्यूज वांस्टीन कैसल, कॉनवी कैसल और क्रोनबोर्ग। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा न्यू वांस्टीन कैसल, इसका बी विकल्प सही है। तो ये जो कैसल, न्यू वांस्टीन कैसल है, ये फ्यूजन शहर के निकट स्थित है। कहाँ है, फ्यूजन शहर के निकट, फ्यूजन शहर के निकट। कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमजद अली खां। अमजद अली खां एक भारतीय संगीतकार हैं शास्त्रीय, जो क्या बजाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो अमजद अली खान हैं, अमजद अली खान हैं, ये क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सरोद। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आपने अमजद अली खान जो शोले मूवी देखी होगी, शोले मूवी देखी है ना, तो जिसमें गब्बर सिंह का रोल किसने किया है, अमजद अली खान ने किया है। तो अमजद अली खान एक डायलॉग बोलते हैं कि यहाँ से, इस गांव से कोसों दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो जो बच्चे थे वहाँ पर उस गांव के, वो क्या करते थे, बच्चे रोने लगते थे या रो देते थे, रो देते थे किसका नाम सुनते ही, गब्बर का नाम सुनते ही रो देते थे, गब्बर का नाम सुनते ही। तो आपको ये रो देना जो है, यहाँ से आपको सरोद याद रखना है, ठीक है। तो बच्चे रो देते थे, गब्बर का नाम सुनते हैं। गब्बर कौन है, तो अमजद अली खान है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोद। आगे बढ़ें, अगला देखिए।
अगला है उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें चार विकल्प दिए हैं, तबला, सरोद, शहनाई, संतूर। तो यहाँ पर क्या जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शहनाई। क्या हो जाएगा? शहनाई। तो कैसे आप याद रखेंगे कि अली अहमद हुसैन खान ये किससे संबंधित हैं? अली अहमद हुसैन खान, तो ये शहनाई है। तो कैसे हम इसमें याद रखेंगे? तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए अली आ रहा है और अहमद आ रहा है और हुसैन आ रहा है। इसका मतलब इसमें तीन सरनेम हैं, तीन सरनेम हैं और सरनेम तीन हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि इन्होंने तीन शादियाँ की होंगी। तो तीन शादियाँ की होंगी, तीन सरनेम है तो इसका मतलब तीन शादियाँ की होंगी इन्होंने। और शादी तब शादी करता है व्यक्ति तो क्या होता है? शहनाइयाँ बजती हैं। तो ये शहनाई से यहाँ से आप लिंक कर लेंगे। तो जिसमें सरनेम अगर तीन दिख जाएं, अली, एक अहमद भी सरनेम है, हुसैन भी सहमद सरनेम है और खान भी सरनेम है, तो सब सरनेम है। तो यहाँ से आप सरनेम से शहनाई याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? ये भी हमसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो पहला विकल्प है हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड, दूसरा है हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज, तीसरा है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड बेयर टू फाइंड देम, और चौथा विकल्प है द टेल्स ऑफ बीडल द बाई। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान देंगे कि जो हैरी पॉटर सीरीज है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो जैक थॉर्न, ये नाम भी आपको एग्जाम में याद रखना है, जैक थॉर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्ट्रेट ड्राइव, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है स्ट्रेट ड्राइव। चार विकल्प हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण और विश्वनाथन आनंद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की यह पुस्तक है स्ट्रेट ड्राइव। कपिल देव की पुस्तक अगर पूछी जाए तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो आपकी पुस्तक है ये कपिल देव की है, कपिल देव की है, और स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक जो है आपकी सुनील गावस्कर की है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद है, इनकी जो पुस्तक है माइंड गेम, माइंड गेम, ये इनकी विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। तो इस पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम ये एक पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, अरुंधति रॉय, कैलाश सत्यार्थी, सचिन गर्ग और चेतन भगत। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा चेतन भगत। तो चेतन भगत की ये पुस्तक है मेकिंग इंडिया ऑसम। इसके अलावा चेतन भगत की आपको पुस्तकें याद होनी चाहिए, जैसे 5 पॉइंट समवन है, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। जो भी आप मूवी भी बन रही हैं ना इनके उपन्यास या लेख, इनकी जो भी कवि जो पुस्तकें हैं उन पे मूवी भी बन रही हैं। तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये भी पुस्तक इन्हीं की है। 2 स्टेट्स जो मूवी आई थी इन्हीं पे बनी थी, इन्हीं की पुस्तक पे बनी थी। तो ये सारी किताबें आपको याद होनी चाहिए। चेतन भगत इम्पोर्टेंट राइटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है? जिसमें चार विकल्प दिए हैं, तस्लीमा नसरीन, चेतन भगत, अब्दुल कलाम और सलमान रुश्दी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की किताब है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है लज्जा, ये आपको याद रखना है। और चेतन भगत की किताबें मैंने आपको बता ही दी हैं। अब्दुल कलाम की अगर पूछी जाए तो इंडिया 2020 आपको याद रखना है, किताब है इंडिया 2020। ठीक है, इसके अलावा अब्दुल कलाम जी की एक और किताब है अग्नि की उड़ान, ये भी आपसे पूछी जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की है, इग्नाइटेड माइंड्स।
तो ये सारी किताबें आपको दिमाग में रखनी है, ये सारी पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आज का लास्ट नहीं, 30 प्रश्न मैंने बताया था, 30 क्वेश्चन है इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट में लिखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आरआरबी एनटीपीसी का स्तर कितना है और आपका स्तर क्या है। आप क्या एग्ज़ाम में 75 प्रश्न सॉल्व करने में सक्षम हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, मेहनत करिए और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी।